गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको दौरान पार करवाने जा रहे हैं ध्वनि कविता का। ध्वनि कविता के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रकृति में अनेक तरह के परिवर्तन आते हैं, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी अनेक तरह के परिवर्तन आते हैं। आपने देखा होगा, प्रकृति में कभी तो बसंत ऋतु आ जाती है, कभी पतझड़ आ जाता है, कभी ठंड से ठिठुरते हुए पेड़ दिखाई देते हैं, कभी गर्मी की लपटों से देखिए बेहाल पेड़ दिखाई देते हैं। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी अनेक परिस्थितियों, अनेक समय पर अनेक तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं, और जिस तरह से ये पेड़ मजबूत होते हैं तो उन सारे मौसम की जितनी भी मार होती है उस सबको सहन करते हुए और खड़े रहते हैं हिम्मत से। इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी अनेक तरह की परिस्थितियों से घिरने के बाद भी यदि वह मजबूत होता है, यदि वह मन से मजबूत होता है, तो उन सारी कठिनाइयों को पार कर लेता है और आगे बढ़ता रहता है। इसी के ध्वनि कविता के माध्यम से इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने अपने कवि जीवन के बारे में व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया हुआ? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात कवि कहना चाहता है, वह अपने अंतर मन की आवाज को कहना चाहता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। मेरे जैसे ऐसे विचारधारा वाले जो लोग हैं उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तो शुरुआत की है। तो कवि ये स्पष्ट करना चाहता है या कहना चाहता है कि वह उसका अंत अभी नहीं होगा। उसने अपनी इन भावों को बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया हुआ है। अर्थात वह इस तरह की जो नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं उन पर एक विशेष कुठाराघात करते हुए कहता है कि वह कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अभी उसका अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके जीवन में अभी जिस तरह से मधुर बसंत आता है और बसंत ऋतु में जब नए नए पत्ते उसमें खिलते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नई कोपले और नए पत्ते निकले हुए हैं उनमें तुरंत पतझड़ आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो पत्ते बढ़ते बढ़ते जब पूरा साल निकाल लेंगे, अनेक तरह की मार, अनेक तरह की परिस्थितियों को सह करके फिर पतझड़ में बदलेंगे। तो कवि उसी को माध्यम करते हुए कहता है कि अभी हमारा अंत नहीं होगा, अभी तो हमारे जीवन का आरंभ हुआ है, और अर्थात हमारे जीवन में मधुर बसंत आया है। मधुर बसंत आने का मतलब है नई नई भावनाएं, नई नई कल्पनाएं जिनका उदय हुआ है, इसलिए हमारा अभी अंत नहीं होगा। जिस प्रकार के कवि कहना चाहता है बसंत आने पर प्रकृति के रूप में और या स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, उसी तरह से मनुष्य के मन में अनेक तरह की भावनाएं और कल्पनाएं आने पर उसका मन भी बदल जाता है। अर्थात वह कवित्व को और भी अधिक निखारेगा, क्योंकि अभी तो उसने कवि जीवन की शुरुआत की है। अभी तो वो और से और भी उसे निखारेगा और भी उसे प्रभावशाली बनाएगा, इसलिए उसके कवित्व जीवन का अभी अंत नहीं होगा। साथ ही कवि उन लोगों की ओर भी ध्यान अपना आकर्षित करता है कि जो व्यक्ति अभी भी आलस्य में खोए हुए हैं और वह शांत भटके युवा है, जिनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। कवि उनके मन की भावनाओं को भी प्रेरित करता है और अपनी कविताओं के विषय में कहना चाहता है कि जैसे वसंत में हरे हरे पत्ते, डालियां, कलियां सभी बहुत कोमल होते हैं, उसी प्रकार युवाओं का मन भी बहुत अधिक कोमल होता है। वे आलस और बुरे मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। उन्हें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान नहीं होता है। कहते हैं ना, सड़क सुख प्राप्त करना, अर्थात शॉर्टकट। कहते सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यदि हमें सफल होना है तो कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कम परिश्रम करने से ही सफलता मिल जाए और किसी को उससे 4 गुना परिश्रम करना पड़े। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति जितना अधिक परिश्रम करेगा वह उतना अधिक उसमें निखार आएगा। कभी आपने देखा है कि सोने को चाहे आग में तपाया जाता है, जितना ही उसको है ना आग में तपाया जाता है, वो और अधिक नष्ट नहीं करता है अपने आप को, बल्कि और अधिक उसमें निखार आता है। इस तरह से कहा जाता है कि युवाओं को अपने मन में अनेक तरह की कठिनाइयों को
जो जीवन में है उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। वे आलस और बुरे मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। उन्हें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान नहीं होता है। कवि अपनी कविता के माध्यम से उन्हें जगाने और उचित मार्ग पर प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है। जैसे बसंत कोमलता से परिपूर्ण माहौल को अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों से जगाना चाहता है। फूल खिलते हैं तो एक नए दिन की शुरुआत होती है। जिस तरह से आपने देखा कि फूल भी इंतजार करते हैं कि कब सूरज निकले और कब वो खिले, इस तरह से वैसे ही कवि अपनी कविताओं के माध्यम से युवाओं को जगाने और उन्हें भविष्य की ओर अग्रसर करने का प्रयास करता है। यह प्रत्येक युवा के मन में आलस्य को दूर करके उसमें अपनी कविताओं के माध्यम से नए जीवन रस को भरना चाहता है। जिस तरह से बसंत ऋतु में को परिपूर्ण करने के लिए सुंदर सुंदर सी कलियां निकलती हैं और फूलों से है ना वो सुसज्जित हो जाती है, इसी तरह से कवि भी नए जीवन को अनेक तरह के सपनों से भरना चाहता है। वह कवि आलस्य में डूबे युवाओं में ऊर्जा पैदा करना चाहता है। अपनी कविता के प्रेरक विषयों के माध्यम से वह नए नए पथ की ओर उन्हें अग्रसर करना चाहता है, जिससे वे बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। इस तरह उसकी कविता बसंत के माध्यम से वह ये प्रेरणा देना चाहता है कि उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो तुम युवा हो और अभी तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत हुई है। इसलिए किसी भी चीज से हार नहीं मानना है, निरंतर आगे बढ़ना है और लड़ते रहना है। इस तरह की वह प्रेरणा देना चाहता है। आज हम आपको दोहरान काल में लाख की चूड़ियों को समझाना चाहेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम आपको यह समझाना चाहेंगे कि गांव की जो व्यवस्था होती है किस तरह की होती है, और दूसरे उसमें रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो एक किसान या गरीब तबके के लोग होते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने जीवन को चलाने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन कठिनाइयों को भोगते हुए वो जीवन बिताते हैं। लेखक ने उसी को, लेखक इसके है कामता नाम की, वो बताना चाहते हैं कि क्या मनुष्य के जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां होती हैं, धीरे धीरे पहले तो वो उसको प्रतिशोध करता है, उसके अंदर ये भावना होती है कि वह उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन समय के साथ साथ वह उनसे सामंजस्य बिठा लेता है। इसी तरह से उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि लेखक कहता है उसने स्वयं अपनी आत्मकथात्मक है, अर्थात अपनी कथा को ही उसने लिखना चाहा है कि जब वह बचपन में बहुत छोटा था, तो अक्सर ही आप देखते होंगे कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो गर्मी की छुट्टियां जब होती हैं तो या तो वो दादी के यहाँ जाते हैं या फिर वो नानी के यहाँ जाते हैं। लेखक कहता मैं भी इसी तरह से अपनी नानी के यहाँ जाता या मामा के यहाँ जाया करता था। तो जब मैं उस गांव में जाता था तो बदलू नाम का एक मनिहार था। मनिहार कौन होता है? जो चूड़ियां बनाने का काम करता है। इस तरह से वो एक चूड़ियां बनाने का कार्य किया करता था। लेखक कहता है कि मैं उसके पास, क्योंकि वो कभी आपने देखा कि चूड़ियां बनाने का कार्य या कुम्हार जो होते हैं, जो चौक पर है ना बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं, उनके पास आप खड़े होकर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? कुम्हार जब चौक देखे, जो जिस चाक पर है, जिस पहिया जैसा होता है, उस चाक को चलाता है और उस पर मिट्टी रख करके उन बर्तनों को आकार देता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये अब क्या बनाएगा, अब कैसे बनाएगा, ये किस तरह से घड़े को बनाता है, किस तरह से छोटे छोटे दीपक बनाता है, किस तरह से सुराही बनाता है, अनेक तरह के बर्तनों को उस मिट्टी से किस आकार में बना लेता है और फिर बना करके रख देता है। और आप वहीं खड़े रहते हैं, 1 2 3 इस तरह से वो लाइन लगाता चला जाता है बनाते बनाते, जो हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से लेखक कहता है कि जब वह छोटा था तो वो अपने मामा के यहाँ जाता, तो वहां पर बदलू नाम का एक मनिहार था जो चूड़ियां, लाख की चूड़ियां बनाने का कार्य किया करता था। जब वह लाख की चूड़ियां बनाता था तो उसको लाख को पिघला करके फिर उसके एक मुंगेरी हुआ करती थी, एक डंडा हुआ करता था, उस पर वो उस लाख को लपेटता था एक चूड़ी का आकार देने के लिए, और उस पर वो लपेट करके उसको एक आकार देता था कि वह चूड़ी के आकार की हो जाए। किस तरह आपने देखा होगा लाख की चूड़ियां होती हैं, उसमें अनेक तरह के
देखे नग जड़ दिए जाती है, इस तरह से वो जड़ा करता था और इस तरह से वो देखने में लेखक को बहुत अच्छा लगता था। लेखक कहता है कि मैं अक्सर जब जाता था गर्मी की छुट्टियों में और जाकर के जब वो दोपहर में एक बच्चिया बैठ रहा, बच्चिया मतलब छोटी सी एक स्टूल जैसी होती है, वो खुद भी बैठता था, उस पर बैठ करके वो आग की भट्टी जलाता, उस पर है ना उस आग को लाख को पिघलाता और फिर उस पर चूड़ियाँ बनाता। जब वो लेखक पहुंचता था तो गांव की संस्कृति का वर्णन भी लेखक ने किया हुआ है कि किस तरह से लोग दूसरों का सम्मान करते हैं। जब लेखक जाता तो लेखक कहता कि वो देखे बदलू हमारे लिए भी एक मचिया डाल देता था और मैं भी उसके पास बैठ जाता और उससे बातें किया करता था। जब मैं उससे बातें करता रहता, उससे पूछता ये कैसे बनाते, तो वो अपने घर परिवार के बारे में बताता कि उसकी पत्नी है, एक लड़की है, उसने एक गाय पाल रखी है। जब वह जाता तो उसको वो चिल्ला के कहता कि अरे लल्ला आ गया है, इसके लिए एक गिलास दूध लेकर के आओ। तो घर में से उसकी लड़की या उसकी पत्नी एक गिलास में मलाई का वाला दूध लेके आती। लेखक कहता कि मैं उसको पीता था। तो किस तरह से गांव की संस्कृति होती है जहां पर यदि किसी एक घर में मेहमान आ जाता है तो वो पूरे गांव का मेहमान माना जाता है, अर्थात सभी उसका सम्मान करती है। इस तरह से लेखक कहता है कि बदलू को वैसे तो गांव में जो भी व्यक्ति थे, क्योंकि वो मामा के यहाँ आता था इसलिए सबको मामा ही वो कहता था, लेकिन बदलू को वह काका की कहा करता था। काका इसलिए कहता था कि गांव के और बहुत सारे बच्चे उसको काका कहकर ही पुकारते थे। लेखक कहता है कि और सभी बच्चे काका कहते थे, इसलिए मैं भी बदलू को काका ही कहने लगा था। फिर जब मैं जाता उसके पास बैठता, जब वो चूड़ियों को मैं देखता रहता, जब वो चूड़ियों को बना लेता तो इसके पास जो थोड़ी बहुत लाख बचती थी उससे वो गोल गोल गोलियां बना लेता था हमारे लिए और हमें दे देता था। तो लेखक कहता कि मैं इसी लालच से उसके पास बैठा रहता था कि जब वो बाद में लाख बचेगी तो उससे वो गोलियां बनाएगा और वो गोलियां हमें देगा। तो लेखक कहता कि मैं जब वापस अपने घर आता था और अपने स्कूल जाता था तो लाख की बहुत सारी गोलियां इकट्ठी करके लाता था और फिर हम सब बच्चे मिल करके स्कूल में खेला करते थे। इस तरह से कहते हैं कि वो लेखक रोज बैठा करता था, रोज उनसे पूछता तो लेखक को वो बदलू अपनी मन की व्यथा को बताता रहता था। लेखक कहता था कि तुम लाख की चूड़ियां क्यों बनाते हो, शहर में तो स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। तब वो इन बातों को सुन करके लेखक पर झल्ला जाता था। कहता था कि शहर में क्या है, शहर में तो बहुत सारे चलन है बेटा, उसके लिए क्या है, शहर में तो औरतें मर्दों का हाथ पकड़ करके चलती है, तो क्या ये सब गांव में थोड़ी होगा है। और इसके साथ साथ वो तो लाख की चूड़ियां कितनी अच्छी लगती हैं देखने में, हाथ में कहीं ये कांच की चूड़ी पहने कोई स्त्री और कहीं वो गिर जाए या कुछ हो तो कांच तो बहुत तेज हाथ में लग जाएगा, लाख से क्या बिगड़ेगा। इस तरह से वो लाख की अनेक तरह की बड़ाइयां करता और वो कहा करते सुनाया करता था लेखक को। लेखक कहता कि हर साल का हमारा यही था, तो एक मैं इसी तरह से जाया करता था और मुझे वो चिढ़न आज भी याद है कि वह किस तरह से कांच की चूड़ियों से रहता था। लेखक कहता कि इस तरह से वह कई सालों तक कहना गाँव नहीं गया पढ़ाई के कारण। फिर एक बार जब वो गाँव में गया तो वो ढूंढते ढूंढते ना उस बदलू के पास गया। जब बदलू के पास गया जाकर के तो लेखक कह रहा मैं देखता हूँ कि ना तो अब उसकी आग की भट्टी जल रही है, ना ही देखे उसके वो चूड़ियां बना रहा है, तो आखिर में कहाँ गया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा कि वो एक चारपाई पर लेटा हुआ और खांस रहा था, क्योंकि वह बीमार पड़ गया था। और बीमार पड़ने के कारण बीमार क्यों पड़ गया था, इसमें लेखक ने गांव की स्थिति को बताया गया है कि गांव में जब छोटे छोटे से लोग अपना छोटा मोटा उद्योग धंधा करते हैं और उस उद्योग धंधे के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जैसे ही समय में बदलाव आया, लोगों ने कांच की चूड़ी वो लाख की चूड़ियों को पसंद करना कम कर दिया और गांव में भी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी। लेखक कहता जब मैंने स्त्रियों को कांच की चूड़ियां पहने देखा तो मैं बद्दू से ये पूछने लगा कि आखिर में अब तुम्हारी चूड़ियां कहाँ बेचती होगी। तो उसने फिर बद्दू ने बताया लेखक की लल्ला अब तो मैंने ये काम करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि लोग उसको खरीदते नहीं है। और मैंने ये आखिरी जोड़ा उसी के बाद बोला, उस समय आम का भी मौसम होता है, तो लेखक कहता कि वो ढेर सारे उसके पेड़ों में आम होते थे, तो मैं जाता था तो वो एक डलिया में आमों को धो करके लाते थे कि लल्ला खाओ बहुत अच्छे है, गाय का दूध पिलाता था। फिर इसके बाद उसने बताया कि मैंने
क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी नहीं हुई, हमें वो गाय भी बेचनी पड़ी और उसने गाय भी बेच दी। इस तरह से लेखक कहता है कि जब मैंने उसकी उस व्यथा को देखा तो उसके मन में बहुत अधिक ग्लानि हुई। क्या आज समाज इतना हो गया है कि इन छोटे छोटे रोजगार करने वाले व्यक्तियों का कोई रोजगार नहीं चल रहा है, तो उनकी स्थिति किस तरह की हो जाती है। इस तरह लेखक कहना चाहता है कि मैंने उसकी स्थिति को देखा। अब वो कहने लगा बेबस होकर, बेटा मशीनी युग है, बस हजारों मशीनें हैं, वो किसी एक मशीन हजारों मजदूरों का काम कर लेती है, तो वो सभी मजदूर बेकार हो गए हैं। अब मशीनी युग में लोगों का जीवन दूभर हो गया है, लोगों का जिंदा, क्योंकि अब उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह से लेखक ये बताता कि जब उसकी लड़की लेकर के आई तो हाथ में उन लाख चूड़ियों को मैंने जब पहने देखा, लेखक कहता, तो मैंने कहा कि तुम्हारी तो बहुत अच्छी ये चूड़ियां हैं बनाई हुई। बदलू कहने लगा, बेटा मैंने ये चूड़ियां आखिरी जोड़ा बनाया था और मैं जमींदार के यहाँ देने गया। समय बदल गया, जमींदार तो मान लेते, क्योंकि पहले जो घरों में काम करने वाले व्यक्ति होते थे वो अक्सर कुम्हार है, धोबी है, ये अक्सर साल भर काम करते रहते थे, और जब कोई त्योहार आता था तो जो मन होता था वो मालिक से मांगते थे जाकर के, या किसी लड़के की शादी और विवाह होता था तो जो नेक मांगते थे मालिक उनको देता था। इस तरह की एक प्रथा गांव में बनी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके लोगों में बदलाव आने लगा, वो उसी चीज की बस कीमत देखना चाहते हैं। साल भर चाहे वो पैसे देता था या नहीं देता था, फिर भी ये लोग काम किया करते थे। लेकिन जब वो कुछ होता था विशेष उत्सव, तब वो मुँह मांगा इनाम लेते थे। लेकिन वो समय बदल गया। जमींदार के लड़के ने उन चूड़ियों के लिए 1000 रुपए देना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए बद्दू कह रहा, मैंने भी स्वाभिमान बस उसके यहाँ चूड़ियाँ नहीं दी और मैंने वो चूड़ी अपनी लड़की को पहना दी। लेखक ने इसके बदलू के माध्यम से गांव में व्याप्त अनेक तरह की व्यवस्थाओं का विरोध किया है कि क्या ये समाज इस तरह का है। गांव में छोटे मोटे जो कारीगर होते हैं उनका रोजगार बंद हो गया, और जिसके कारण उन्हें अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद।